अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जहांगीर खान तरीन के हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। इस मुलाकात के बाद एक मीडिया टॉक भी की गई। राजा रियाज ने एक मीडिया टॉक की जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि मुलाकात बहुत अच्छे माहौल के अंदर हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जहांगीर खान तरीन और उनके साथियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे आगाह किया गया। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की गई कि इस हवाले से एक जुडिशल इंक्वायरी जो है उसका आगाज़ किया जाए, जिसको वज़ीर आज़म ने फ़िलहाल नहीं माना। लेकिन इस हवाले से जहांगीर खान तरीन के केस को FIA को डायरेक्ट किया गया है कि वो साफ़ और शफाफ जो है वो तहकीकात करें। जबकि इस मिलने वाली जितनी कैबिनेट थी उनका ख्याल ये था, इस पूरे धड़े का ख्याल ये था कि जो इंक्वायरी हो रही है FIA की जानिब से वो ठीक नहीं हो रही और ज़बरदस्ती जानबूझकर जो है वो उनको टारगेट किया जा रहा है। जिस केसेस के अंदर वो कसूरवार नहीं है उनको जानकर कसूरवार ठहराए जाने की तमाम तर कोशिशें हो रही हैं। शहजाद अकबर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। इमरान खान साहब ने जवाब में ये कहा कि जहांगीर खान तरीन से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, गहरी दोस्ती है, लेकिन अगर वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरे हैं एक चीज़ के और अगर इस चीज़ के अंदर वो कल्प्रेट हुए तो यकीनन उनको इसका सामना करना होगा। मेरिट पर कार्रवाई होगी और किसी भी सूरत में मेरिट से नीचे काम नहीं होगा। इस किस्म की किसी भी हरकत से मुझे दबाव में नहीं लाया जा सकता, ये भी कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। ये सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। माजी में अच्छे दोस्त, अच्छी पहचान और अच्छे ताल्लुक़ रखने वाले आज आमने सामने हैं या आमने सामने नहीं हैं, अगर हैं तो किस सूरत में हैं, अगर नहीं हैं तो क्या ये आई वॉश है। इन तमाम पहलुओं पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उस गुफ्तगू से कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और फिर वापस आके गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हम कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन के हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। प्रोग्राम का गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा रियाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हम ख्याल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जहांगीर खान तरीन के। उनके साथ हमारे साथ मौजूद नज़ीर लगारी साहब है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ मैं आपसे करता हूँ राजा रियाज साहब से। राजा साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आपकी और आपके वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उसके बाद हमने आपकी एक प्रेस टॉक भी देखी। थोड़ा सा हमें अहवाल अपनी ज़ुबानी एक मरतबा फिर बताइएगा, सारी मीटिंग का हुआ क्या और आप लाएअमल अब क्या तय कर रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं? जी, इस तरह है कि आज हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात थी और हम PTI के MNA और MPA वज़ीर आज़म साहब को मिले हैं। हमने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके गोश गुजार किए हैं। जो हमें शिकायत थी या जो हम समझते थे कि नाइंसाफ़ी हो रही है, वो तमाम चीज़ें हमने वज़ीर आज़म साहब के इल्म में लाए हैं। तो उस पर वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी मेहरबानी की है। एक तो आपको पता है कि जिस तरह FIA का जो इंक्वायरी कर रहे थे लाहौर में डॉक्टर रिजवान साहब, उनकी जगह अबू बकर साहब आ गए हैं। दूसरा, अली जफर साहब जो अभी सेनेटर मुंतखब हुए हैं, लाहौर के बड़े नाम वाले वकील हैं, उनको ज़िम्मे वज़ीर आज़म ने लगाया है कि दोनों जहांगीर तरीन साहब का भी मौक़िफ़ सुने और हुकूमत जो FIA है या उनका भी मौक़िफ़ सुने और सुन के वो वज़ीर आज़म साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो हमने, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब ने हम पे बड़ी शफ़क़त की है और उन्होंने हमारे कहने पे ये 2 काम किए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिलीफ है। यही हम चाहते थे कि कोई जो लोग इस्लामाबाद से फ़ोन कर रहे हैं वो फ़ोन ना करे और हमें इंसाफ मिले। तो वज़ीर आज़म साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से, कि उन्होंने हमें इंसाफ के लिए जो तकाज़े थे वो पूरे कर दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होकर निकलेंगे। अच्छा राय साहब, अब ये बताइएगा कि अब आपके कहने पे जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने ये 2 काम कर दिए, अब उसके बाद आपका वफ़द गया जहांगीर खान तरीन साहब से, आपकी मुलाकात हुई और जहांगीर खान तरीन साहब ने भी डेफिनेटली इस हवाले से एक रद्द-ए-अमल आप लोगों को दिया होगा जो अभी उस तरह मीडिया पर नहीं आया। कुछ बता सकते हैं उसकी डिटेल, क्या कहना था तरीन साहब के इस मीटिंग के हवाले से? नहीं, सब लोग बड़े खुश थे। पूरा ग्रुप तरीन साहब को मिला है और सारा ग्रुप तरीन साहब को खुशी का इज़हार कर रहा था कि बड़ा अच्छा हो गया है। जो एक तरीन साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा था वो सिलसिला ख़त्म हो गया है
और अब सबको बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह वजीर आजम साहब ने इक़दाम किए हैं उससे इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ ही हमारी डिमांड थी। अच्छा, तो आप हमारी डिमांड फुलफिल हो गई है। आपकी डिमांड्स के अंदर राजा साहब जुडिशल कमीशन के बनाए जाने के हवाले से, उसकी रिजेक्शन के हवाले से भी कुछ चीज़ सामने आई, उसकी थोड़ी सी डिटेल आप हमें बता सकते हैं, क्या था वो? रिजेक्ट नहीं की, उसमें पीएम ने ये कहा है कि अगर अली जफर की रिपोर्ट से आप लोग मुतमिन ना हुए तो फिर मैं आपका ये भी जो रिक्वेस्ट है इसको भी देख लूंगा। उसको आप रिजेक्ट नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि मैं आपके कहने पे अली जफर को बना रहा हूँ, अली जफर सारी इस पे मुझे रिपोर्ट देगा, अगर रिपोर्ट पे भी आप मुतमिन ना हुए तो फिर जुडिशल कमीशन कायम कर। अच्छा, अब इस मीटिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपकी ज़रा मीटिंग होगी, एक रिएक्शन आया गवर्नमेंट की जानिब से, फिर हमने प्रेस टॉक भी देखी, फवाद चौधरी साहब बैठे थे, कुछ मेरी हुकूमती हलकों के अंदर बात हुई, जो ज़ाती तौर पर मेरी बात हुई। एक ख्याल किया जा रहा है कि अगर ये मामला यूं ही आगे बढ़ता रहा और कुछ अरसे के बाद आपको रिलीफ मिलने लग गया तो ज़ाहिर है चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अगर रिलीफ ना मिला तो आप इस जो अभी अरेंजमेंट किया गया है उसके ऊपर भी यकीनन एतराज़ात उठाएंगे। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप जो है दोबारा इस किस्म का प्रेशर जो आप क्यों बना रहे हैं या कहा जा रहा है प्रेशर बना रहे हैं वो नहीं होगा और फ्री एंड फेयर चलेंगे साथ? मैं तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर इंसाफ हुआ तो हम फौरन उसमें बरियल जिम्मा हो जाएंगे, और जब हम बरियल जिम्मा हो जाएंगे तो फिर हमें क्या जरूरत है कि मजीद कोई बात करे। ये बिल्कुल आपको गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वकील जो बड़े बड़े लाहौर के वकील हैं उन्होंने हमारा सारा केस देखा है और उन्होंने सब ने कहा है कि ये FIA का केस बनता ही नहीं है। तो हमारी तो पहली डिमांड ही है कि ये FIA का केस बनता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम हक पे हैं, सच पे हैं और हमारे में कोई करप्शन नहीं है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह जो हकायक पे अपनी रिपोर्ट होगी। देखें राजा साहब, यकीनन देखें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी नहीं डरना चाहिए अगर उसने करप्शन नहीं की। लेकिन एक ख्याल, एक तासुर आपके बारे में, आपके इस हम ख्याल ग्रुप के बारे में पाया जाता है कि वज़ीर आज़म को आप एक वफ़द की सूरत में जब आप मिल रहे हैं, ग्रुप की सूरत में मिल रहे हैं, तो उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। इसके हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि मैं किसी ऐसे प्रेशर में नहीं आऊँगा, मेरिट पर कार्रवाई होगी। तो ये जो प्रेशराइज़ वाली चीज़ है इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आपके? जी आप ऐसा नहीं कर रहे। ये जो आपका बयानिया ये खत्म हो चुका है। अच्छा। क्योंकि ये बात वज़ीर आज़म साहब को भी बहुत लोगों ने कही। हम PTI का हिस्सा है, PTI का हिस्सा है। PTI में रह के हमने अपना एक जमहूरी तरीके से अपनी एक आवाज उठाई और आज हम अपनी आवाज वज़ीर आज़म तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। तो ये अब बयानिया पुराना हो चुका है कि हम खुदा न खास्ता कोई कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ऐसी कोई बात नहीं। हम सब शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं, और हुकूमत को छोड़ के हम एक आदमी के साथ हक और सच पे खड़े हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा चलें, अब राय साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जहांगीर खान तरीन की दोस्ती के चर्चे और इस हवाले से उनके अपने बयानात, और सबको हर कोई जानता है कि जो दोस्ती है वो बड़ी अच्छी थी। तो आप लोगों ने उनसे कोई बात की वज़ीर आज़म से? देखें जी, आपके पुराने दोस्त हैं, बड़ा साथ है आपका, पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, तो दोस्तों के साथ तो इस तरह नहीं करते। कुछ इस किस्म की सिफारिश आप लोगों ने की प्राइम मिनिस्टर से? तरीन साहब की वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी तारीफ की है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे उसकी फैमिली के साथ बड़े अच्छे तल्लुक़ हैं। तो मुझे भी इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना कोई कहे कि मैंने किसी को रिलीफ दिया है। हमने कहा जी हम तो आपको खुद कह रहे हैं कि हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन इंसाफ चाहिए। जो आपके दफ्तर से जो इस्लामाबाद से फ़ोन होते हैं तफ्तीशी अफसरों को, वो फ़ोन बंद करा दें तो बस हमारा मसला हल है। और वो उन्होंने इंश्योर किया है कि इंशाल्लाह मेरे दफ्तर से कोई बंदा फ़ोन नहीं करेगा और अली जफर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगा। FIA नहीं, देखिए मेरी बात सुन रहे हैं साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर वज़ीर आज़म हाउस से आप ये कह रहे हैं कि फ़ोन जाते हैं और वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं मेक श्योर करूँगा कि वो अब ऐसा ना हो, तो ये कुछ समझाइएगा हमें, ये किस तरह मुमकिन है कि वज़ीर आज़म के ऑफिस से उनकी हिदायत दिए बगैर फ़ोन जाए और वज़ीर आज़म उसके ऊपर कहें कि जी मैं आप कंट्रोल करूँगा? ये इसकी क्या बात हुई थी? थोड़ी डिटेल बताएंगे इसकी आप दोबारा। फ़ोन जाते थे, अब प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ की श्योरेंस दी है। नहीं मैं ये, अच्छा फ़ोन कौन करता था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कौन फ़ोन कर रहा था PM ऑफिस से?
वो आपको पता ही है, शहजाद अकबर साहब फोन करते थे और कौन फोन? नहीं तो शहजाद अकबर साहब करते हैं, जो कोई भी करता है, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर किस तरह फ़ोन हो सकता है? मैं इस नुक्ते पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा था। नहीं, लोग अपने अख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं। अच्छा चलें ठीक है। आप ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे, पूरी उम्मीद है आपका ये ताल्लुक़ और ये मीटिंग जो है फ़ायदेमंद साबित होगी दोनों के लिए? इंशाअल्लाह ताला जल्द तक ये केस भी हल हो जाएगा और इंशाअल्लाह जल्द तक ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे राजा रियाज। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि आपने राजा रियाज साहब की भी गुफ्तगू सुनी और आपने आज की जितने हाल अहवाल थे वो भी सारे देखे, क्या एनालिसिस है सर आपका सिचुएशन में? क्या लग रहा है JKT वाले केस में नाइंसाफ़ी हो रही है या कोई और मामला चल रहा है लगारी साहब? अच्छा, इंसाफ और नाइंसाफी का मैयार तो मैं नहीं तय कर सकता हूँ, ना मैं कोई जजमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं ना वो मेरे सामने हैं, ना मैं कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स को मैंने देखा है, ना इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मैंने देखा है। एक दो चीज़ें हैं, एक तो डॉक्टर रिजवान जो हैं जो इंक्वायरी कर रहे थे, उनकी हद तक तो मुझे ये मालूम है कि वो एक बहुत एडवेंचरिस्ट हैं और मुहिम जोई बहुत करते हैं, और इस तरह की मुहिम जो उनने सिंध में की थी, शिकारपुर में ये SSP थे जब, तो इन्होंने जो है वो किसी बगैर वजह के एक पूरे का पूरा एक कैंपेन शुरू की थी एक सूबाई वजीर के खिलाफ, और उनके खिलाफ इंक्वायरियां पर्सनल सतह पर सारा कुछ करने की कोशिश की थी, जिसकी कोई यानी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने वहीं बैठे हुए, शिकारपुर में बैठे हुए, उन्होंने कराची के कुछ इलाकों में भी इंक्वायरियां करवाई, और क्या मतलब उनकी पोस्टिंग नहीं थी वहाँ पर, वहाँ किस चीज़ की इंक्वायरियां करवा रहे थे, महमूदाबाद में, अख्तर कॉलोनी में, चनेसर गोट में, और दूसरे ये इस तरह के वो उनके हैं। लेकिन जाहिर है वो किसी न किसी के कहने पर ही कोई करते होंगे ना, वो इनको अचानक शौक नहीं होगा। एक क्वालिफाइड पास किया हुआ है उन्होंने, काला इम्तिहान पास करने के बाद ये पुलिस सर्विस में आए, और पुलिस सर्विस में अब जो है वो वहाँ गए हैं FIA में, तो किसी ना किसी की तरफ से कहे जाने के बाद या कोई ना कोई चीज़ उनके हाथ में आई तो उन्होंने जो है सिलसिले में शुरू किया। अच्छा, कोई भी इंक्वायरी ऐसे नहीं होती है कि जनाब उनका मूड हो गया कि चलें जी जहांगीर तरीन साहब की इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा, फिर ये जहांगीर तरीन साहब ही क्यों, क्या और लोग नहीं थे जिनकी इंक्वायरी हो सकती थी? अच्छा, ये जो सारे का सारा चीनी का स्कैंडल था, जो चीनी की इंक्वायरी थी, और पिछले साल इसका क्रेडिट लिया जा रहा था वज़ीर आज़म की तरफ से कि जनाब हमने जो है वो न सिर्फ इंक्वायरी कराई बल्कि इंक्वायरी की रिपोर्ट भी छापी, और रिपोर्ट में कई नाम थे, एक नाम जहांगीर तरीन साहब का भी था। तो फिर जो कार्रवाई हुई है उसमें तो और बड़े लोग बैठे हुए हैं और काबीना में बैठे हुए हैं, और उन पर जो इल्ज़ामात आए थे, उन इल्ज़ामात के बाद न सिर्फ ये कि उनकी वजारतें, कई लोगों की वजारतें चेंज हुई, और फिर उनकी तो ऐसी वजारतें दी गई हैं जो काम ही यही है, जिनका असल मफाद भी इसी में है, और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। एक मामले पर तो उन्होंने खुद कह दिया, वजीर आज़म को खत भी लिखा कि जी मुझे ये जिम्मेदारी मुझसे वापस ले लें क्योंकि इसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन पूरी मिनिस्ट्री जो है इंडस्ट्रीज की और प्रोडक्शन की उनके पास है, जनाब खुसरो बख्तियार के पास, तो ये तो पूरा का पूरा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। उनका हाई बिजनेस ही यही है कि वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका बिजनेस ही यही है कि वो चीनी के बड़े ग्रुप्स में उनका ग्रुप है, और उनके असासे बड़े हैं। एक 2005 में 2010 में जो असासे बताए गए थे, अब तो वो असासे वहां से कई गुना आगे बढ़ चुके हैं, उनके एहसासों की तो कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं सर ये पॉइंट आपको आगे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरिट पे होगी, मुझे इस तरह प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। सवाल मेरा ये है कि क्या वो प्रेशराइज हो गए थे कि उनको ये बयान देने की ज़रूरत पेश आई कि मुझे इस तरह प्रेशराइज नहीं किया जा सकता था? जहांगीर खान तरीन सक्सेस आज हासिल कर पाए हैं या नहीं? मेरे ख्याल में उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है अव्वल, कि वो कोई इनके बाद मामले में ये चलता रहेगा और इन्हें अंडर प्रेशर रखा जाएगा। लेकिन उनके पास सर जो स्ट्रेंथ है, जो आपने देखा वफ्द के अंदर जितने लोग हैं, गालिबन 33 के करीब थे जितने पार्लियामेंटेरियंस थे वहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये तो स्ट्रेंथ अच्छी खासी है जो तरीन साहब अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, उसकी उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि ये मार्केट अगर होगी तो मार्केट में माल बिकेगा ना, तो मार्केट तो है ही नहीं, इसलिए कि नवाज शरीफ बैकआउट कर गए, इसलिए कि जो अपोजिशन में बड़ा स्टेक था जिनका, वो तो नवाज शरीफ साहब का था, PMLN का था, और PMLN जो है
वो तो किसी को साथ लेकर इक़्तिदार में आनी नहीं चाहती है, और वो नहीं चाहते हैं कि जनाब पंजाब में तब्दीली लाई जाए या वफाक में तब्दीली लाई जाए। अब मोहतरमा मरियम नवाज ने तो बरह रास्त कह दिया है ना, खुलेआम कह दिया है कि हम चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें। जो दिसंबर को आखिरी बता रही थी, जो जनवरी को आखिरी बता रही थी, फिर फरवरी को आखिरी बता रही थी, फिर मार्च को आखिरी बता रही थी, वो आर और पार कर रही थी। वो उसके बावजूद भी ये मामला तो यूं के तू हैं, और वो जो है उन्होंने कहा है कि ये 5 साल पूरे करें। तो ये माल जो है ये मार्केट में, पीपल्स पार्टी के पास इतनी जो है मुस्लिम लीग नून के बगैर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, वो तो उनसे तो जहांगीर तरीन का ग्रुप ही बहुत ज्यादा है, उनको तो पीपल्स पार्टी को तो सीटें मिली नहीं, दी नहीं गई, वो जो भी हुआ। तो उसके बाद जो है वो चौधरी शुजात भी, हम इन हालात में तो नहीं कर सकते हैं कि हुकूमत को छोड़कर जो है वो इनके साथ आ जाए, जहांगीर तरीन साहब के साथ। तो इनकी मार्केट में इनकी डिमांड नहीं है, इस वजह से इमरान खान जरा तगड़े हो गए हैं कि जी ठीक है, मुझे परवाह नहीं है इनकी। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल लगारी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एनालाइज थोड़ा सा कीजिए, बताइए हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं अभी, क्या आप फोर्सी करते हैं JKT जहांगीर खान तरीन का फ्यूचर इस केस के हवाले से? मेरे ख्याल में इसी तरह चलता रहेगा, अंडर प्रेशर रहेंगे, और किसी मरहले पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा टूट फूट हुकूमत में होने के इम्कानात कम हैं, इसलिए कि अब तक की सूरत हाल में अब शहबाज शरीफ ग्रुप अगर एक्टिव होता है, वो अगर हुकूमत साजी की तरफ जाते हैं, वो नवाज शरीफ को कायल कर लेते हैं कि जी हमें जाना चाहिए और हुकूमत को घर भेजने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम टेक ओवर कर लें और हम जाकर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जरिए हम इख्तियार संभालें। अगर वो कायल कर लिया तो फिर एक नई सूरत हाल डेवलप होगी, सरे दस्त उसका कोई इम्कान नजर नहीं आता है, इसलिए कि वो तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, और वहां पर वफाक में फिर हो नहीं सकता है, कोई तब्दीली आ नहीं सकती। लेकिन फर्क 10 ही अरकान का है, 11 अरकान है इनके पास। वफाक में भी अगर पीपल्स पार्टी में जाए, पीपल्स पार्टी की तजवीज तो यही थी ना कि हमें पहले सूबे में जाकर फिर वफाक में फिर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करके हमें इनसे अलग कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है। ना नवाज शरीफ साहब चाहते, नवाज शरीफ साहब तो उसके लिए लॉन्ग मार्च के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने पैगाम भेजा कि भाई रोको पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से। उन्होंने कहा जी हम इस्तीफे दे रहे हैं, उन्होंने कहा भाई इस्तीफे की तो बात नहीं हुई थी, तो लॉन्ग मार्च रुकवाया भी नवाज शरीफ साहब ने। अब तो बहुत सारी बातें खुल गई हैं, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ नसीर लगारी साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन के हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नदीम रज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नदीम साहब। सर ये बताइए सबसे पहले कि जहांगीर खान तरीन साहब जो एक प्रेशर ग्रुप बना के प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, जो एक ख्याल किया जा रहा है, क्या ये प्रेशर ग्रुप कोई प्रेशर डाल पाया है, नहीं डाल पाया, कोई अपने मर्जी के काम करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, क्या चल रहा है, क्या एनालाइज कर रहे हैं सूरत हाल के हवाले से? मेरे सामने तो बज़ाहिर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। ग्रुप पे देखिए 11 अरकान जो कौमी असम्बली, फिर जो 22 पंजाब के अरकान असम्बली, इतना बड़ा भारी भरकम और राजा रियाज की क़यादत में जो ये वक्त मिलने गया है, बज़ाहिर देखें एक कन्फ्यूजन पर मबनी खबरें चल रही हैं। दोनों तरफ का मौक़िफ़ वो चल रहा है कि वो डॉक्टर रिजवान को हटा दिया गया इंक्वायरी कमीशन से, और वो तो ऐसा तो कोई वो है नहीं, क्योंकि अबू बकर खुदाबख्श जो है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल, वो इसको हेड कर रहे थे और उनके मातहत ये डॉक्टर रिजवान थे, तो इनको हटाने का तो मकसद नहीं है। जो हेड कर रहे थे इस टीम को वो तो वही है अबू बकर खुदाबख्श, वो बदस्तूर अभी तक मौजूद है, उनको हटाने का कोई वो नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो ये हटाया गया अभी डॉक्टर रिजवान को, ये डायरेक्टर FIA इस केस से इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, जो रियाज साहब ने भी हमें कहा, तो दैट इज़ एन आई वॉश। असल जो अबू बकर खुदाबख्श है वो इस केस को लीड कर रहे हैं और वो वैसे के वैसे ही चलता रहेगा मामला, ये कह रहे हैं आप? बात देखें, बात ये है कि इतने अरसे से हो रहा था कि मुलाकात के लिए बैकडोर वो चल रही थी कि किसी तरह से इनको मिलाया जाए, लेकिन जो वक्त मिला है इसमें अभी इमरान खान ने वो कर लिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि अगर इनको एनआरओ दिया जाता है उस तरह से कि जैसे वो इनको दे दिया था, अपना आमिर कियानी को दे दिया था मेडिसन के सिलसिले में, जो इस गवर्नमेंट की कहते हैं कि वो सबसे बड़ी करप्शन है, जो मेडिसन वाला जो दवाइयों के मद में जिस तरह से दवाइयाँ इंपोर्ट की गई थी और फिर दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा किया गया था वो इस हुकूमत के गले में ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे में जो चीनी स्कैंडल, इसको लेके ये पीटीआई की हुकूमत, इनके वुज़रा रात दिन एक फलावे मिला रहे थे कि इतना बड़ा स्कैंडल लेकर आए हैं। अपनी हुकूमत के जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनको भी मंजर आम पे लेकर आए हैं, इनका एहतसाब खड़ा किया जा रहा है। अगर इमरान खान ये करते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट की मकबूलियत तो वैसे भी हर किसी को पता, जबान ज़द आम है, हर गली के कोने पे चौराहे के ऊपर सब बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्या कारनामे हैं। और ऐसी सूरत में अगर हुकूमत जहांगीर तरीन को एनआरओ दे देती है, उन्हें क्लीन चिट दे देती है, तो फिर गवर्नमेंट कहाँ रहेगी? क्योंकि देखें ये इनको जहांगीर तरीन, लेकिन सर उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी तो ये रहेगा ना कि अगर उनको क्लीन चिट नहीं देती हैं, उनको सेफ पैसेज नहीं देती, तो तरीन साहब अपने साथ एमएनएज एमपीएस लेके चल रहे हैं। 33 लोग आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुलाकात करके आए हैं और वो तैयार हैं इस्तीफ़ा देने के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत को घर से ही जो है वो ज़रब लग जाएगी, मसला हो जाएगा। किस तरह सर गवर्नमेंट इतना ईजीली इसको लेट गो कर सकती है? नहीं, देखें ये पॉइंट आपका वैलिड पॉइंट है और इसी के ऊपर सब बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहा हूँ कि बज़ाहिर यानी कि जो ये सामने जो चीज़ नज़र आती है लोग उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। आप देखें गवर्नमेंट जो है ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है। ये आराम से गवर्नमेंट नहीं होती है। और जब खजाना खाली हो और तवक्कात उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों, तो ऐसे में गवर्नमेंट कहाँ से करेंगे कि फंड आपके पास आ नहीं रहा, कोविड की सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है, आपके पास महंगाई उरूज पर है और आपके पास क्या लोड शेडिंग फिर हो रही है, ये यूटिलिटीज बिल पे कहाँ चले गए हैं। अगर गवर्नमेंट कहीं चली भी जाती है तो फिर भी ये बचत इनकी हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे नज़दीक इनको किसी किस्म का एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। मैं बिल्कुल इसके अंदर वो कोई तबसरा भी नहीं है, ये खबर है कि इनको एनआरओ नहीं दिया जाएगा और ये भले बजीदों अपने लोगों को ले जाएं तो क्या कर लेंगे। देखिए इन हाउस तब्दीली की पहले बातें हो रही थी, कोई भी तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तैयार है। पहले उनकी ख्वाहिश थी कि इन हाउस तब्दीली हो जाए, लेकिन इस सूरत हाल में मुल्क आ चुका है, गवर्नमेंट वहां लेकर चली गई है अपने 3 साल के कलील वक्त के अंदर मुल्क को, कि जहां पे अगर जो भी आके बैठेगा बहुत मसाइल उसके लिए होंगे। तो इसीलिए इमरान खान भी कह रहे हैं कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों जो ब्रीफिंग हुई थी वो भी सबके सामने है कि जिसमें खुल्लम खुल्ला बातें हो चुकी हैं, सामने आ गई हैं कि लोग कहते थे कि एक पेज के ऊपर है, पेज वही है, किताबें अलग अलग। अच्छा सर ये बताएं कि अब गवर्नमेंट ज़रा जब आई थी पावर में तो आने से पहले ऐसा तो नहीं था कि हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट आई है और वो काफ़ी सालों से ये कह रही है, अब 3 साल होने को हैं कि ये पिछली हुकूमतें करके जा चुकी हैं। अब ये बयानिया आपको लगता है कि और 2.5 साल 2 साल चल पाएगा? मतलब लोग मेरा नहीं ख्याल कि इतना बर्दाश्त कर पाएंगे मज़ीद झटका महंगाई का। ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हैं, उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो अगर इसी रेशो से चीज़ें चलती रही तो किस तरह ना लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे और ना ही जो है मेरा ख्याल है कि आगे चीज़ें ठीक हो पाएंगी। क्या कहते हैं आप देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ एनआरओ इनको नहीं देंगे, क्योंकि पहले देखिए जो दुकानदार है, जो स्टोर वाले हैं, चीनी वो 95 रुपए किलो खरीदें थोक में और 85 किलो 85 किलो के हिसाब से वो रिटेल में सेल करें। ऐसे कौन करेगा सेल? आप जा रहे हैं डीसी जा रहे हैं, उन पर जुर्माने कर रहे हैं कि 85 किलो चीनी बेचो। भाई आप पीछे तो दो, आप ही ने कहा था कि जो 130 रुपए चीनी चली गई थी, इन्हीं के गवर्नमेंट का कारनामा था कि इतनी ज्यादा वाफर मकदार में चीनी थी, आपने एक्सपोर्ट भी कर दी, सब्सिडी भी दी, उसका फायदा मिल ओनर्स को मिल गया, जहांगीर तरीन और ऐसे जितने भी हैं दूसरे ओमनी ग्रुप के, फिर शहबाज शरीफ वाली है, इन सब ने फायदा ले लिया। और जितने लोग हैं बदकिस्मती से, देखें एक तो हर चीज की सियासत को और बिजनेस को अलग तरह से हमें देखना पड़ेगा। जितने लोग हैं वो कानून साजी में कौन लोग हैं जिनकी अपनी शुगर मिले हैं, कानून साजी में कौन लोग हैं जिनकी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। तो वो गवर्नमेंट, अब इमरान खान अब इस बोझ चले दब चुके हैं ना, वो बज़ाहिर मैं ये समझता हूँ उनके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से वो यही लग रहा है कि वो इनको एनआरओ नहीं देंगे, क्योंकि अवाम इतने मुतनफ़िर हो चुके हैं कि रोजगार उनका छिन गया है।
आपके सामने जो सैलरियां थी उन पर कट लग गया है। तो ऐसे में अगर एनआरओ दे देते हैं जहांगीर तरीन को, पहले भी देखें ये बाप बेटे समेत लंदन चले गए थे इलाज के बहाने, कई महीने वहां पे रहकर आए हैं, और अभी जो इसे कंफ्यूजन पर मबनी खबरें फैलाई जा रही हैं कि हटा दिया गया उनको कमीशन से, फिर शहजाद अकबर को भी कह दिया गया कि इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ अपने आप की जो सुस्ती है, जो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, उसको ये आई वॉश के लिए। अच्छा सर, ये बताएं, आपने कहा कि हुकूमत जो है फूलों की सेज नहीं कांटों की सेज है, आपने कहा अब इस कांटों की सेज पे आने वाले वक्त में बराजमान होने के लिए, बैठने के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी यकीनन ज़्यादा कोशिश कर रही होंगी। अगर कर रही हैं तो क्यों कर रही है? अगर ये कांटों की सेज और इस पर उन्होंने आके बैठना और हुकूमत करनी है, वो तो फिर चाहेंगे कि हम थोड़ी सी कन्नी कतराते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, नाम भी बनाएंगे और फिर देखेंगे कभी सूटेबल टाइम आया तो बैठ जाएंगे। नहीं, देखें अभी तो दोनों पार्टी में से फिलहाल इसको जो कंटिन्यूटी के लिए तो कोई भी तैयार नहीं। ये मैं आप क्लियर बता दूं। अच्छा। अगर ये गवर्नमेंट जाती भी है, देखें 33 इनके पास है और ज्यादा भी मैं समझता हूं, और भी लोग हैं जो इनके साथ मिल सकते हैं, लेकिन ना पीपल्स पार्टी है और ना नून लीग है इस वक्त, वो कैरी ऑन नहीं कर सकते। इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा जो टारगेट आने वाला है वो है आपका बजट का। वो बजट इनका आखिरी होता है या उस तक जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि जब केस जिस तरह जहांगीर तरीन का चल रहा है, जहांगीर तरीन को एनआरओ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है इमरान साहब। उससे यही लग रहा है कि वो खुद भी फेडअप हो चुके हैं, क्योंकि उनके गुजरा ये जब शिबली फराज पहले इंफॉर्मेशन में थे, वो टेक्नोलॉजी में गए तो वहां जाके बोलते हमारी फिल्म ठीक नहीं है। पहले फवाद चौधरी थे तो वो कहते थे आला दर्जे के हमने बना लिए। तो इस गवर्नमेंट को अव्वल रोज से ना अपोजिशन से कोई खतरा था ना अवाम से खतरा था। हाँ, इनको जो खतरा था और है और रहेगा वो अपने इन हाउस, जो अपने इन हाउस रहेगा, अपने लोग हैं, उनसे रहेगा खतरा। हमारे साथ नदीम रज़ा साहब मौजूद थे प्रोडक्ट की कमी का मेरे सामने। बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब आपका। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।